वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यह वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं अंग्रेजी के यानी कि इंग्लिश लिटरेचर के लगभग 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो कि इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन से रिलेटेड होंगे। आपको बता दूं, जब आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं तो आपको अंग्रेजी अनुवाद से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना होता है, और इसी अनुवाद के सिलसिले को लेकर के कुछ साहित्यिक चीज़ें भी आपको, कुछ ड्रामा, कुछ आपको एक प्रकार से जो है जैसे कि नाटक हो गए, ठीक है, नोवेल, इन सभी के बारे में जानना होता है जिनका ट्रांसलेशन हुआ है खास करके हिंदी से अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं से अंग्रेजी में, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के विविध पहलुओं को जानने का प्रयास और ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस भी आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, खास करके कुछ प्रोज की जो होंगी एक प्रकार से ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस वो, और कुछ पोएट्री की होंगी वो। तो ये सब आपको तैयार करना है, अभी इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं। तो टॉपिक्स होंगे ये 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिखे हुए हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको बता दूं, बीए सेकंड सेमेस्टर में, मतलब सेकंड ईयर में है, फोर्थ सेमेस्टर में आप हैं, 2023 की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये लेक्चर या वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे तो आपका लगभग मान लीजिए आधा काम या लगभग मान लीजिए संपूर्ण काम हो जाएगा, अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। और उन टॉपिक्स में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उनमें क्या क्या, मतलब कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे, यानी किन टॉपिक से प्रश्न आते हैं या किन पहलुओं से प्रश्न आते हैं, उनको यहाँ पर भी मैंने लिखने का प्रयास किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन। सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन का परिचय जान लेना है, और ख़ास करके ब्रीफ हिस्ट्री जान लेनी है ट्रांसलेशन की। थोड़ा ट्रांसलेशन यानी जो अनुवाद होता है, अनुवाद का इतिहास आपको जान लेना है कि अनुवाद कब से प्रारंभ हुआ, और अनुवाद जो प्रारंभ हुआ है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ होने के साथ साथ अनुवाद के जो चरण होते हैं उनके बारे में, अनुवाद के डिफिनेशंस के बारे में, और एक अच्छे अनुवादक के क्या क्या गुण होते हैं, थोड़ा सा इसको भी अगर आप जान लेंगे तो बेटर रहेगा। परीक्षा में प्रश्न वहाँ से भी आए हुए हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो ये थोड़ा सा आपको जान लेना है, खास करके ट्रांसलेशन के परिचय के बारे में। परिचय में आप अर्थ समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, और इंग्लिश लिटरेचर या फिर पूरे संपूर्ण साहित्य की मैं बात करूं, किसी भी साहित्य की बात करूं, तो उसमें ट्रांसलेशन की क्या भूमिका होती है यह भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो आपके पेपर का नाम है, मैं शुरुआत से ही बताता हूँ, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें या कोई सिलेबस पढ़ें या फिर कहीं पर भी कुछ पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ आपको देखना होता है कि उसका नाम क्या है, शीर्षक क्या है, ठीक है। तो इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन यानी भारतीय साहित्य में अनुवाद, ठीक है। तो भारतीय साहित्य में अनुवाद को लेकर के जो प्रश्न एग्जाम में आते हैं वो इन्हीं से आएंगे, खास करके या तो इतिहास पूछेगा या सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन पूछेगा। और आपको बता दूं, भारत जैसे कंट्री में अगर आप हैं तो भारत में मल्टी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इंडियन लिटरेचर में ट्रांसलेशन की अगर बात की जाए तो चूंकि भारत जो है मल्टी कल्चरल है, मल्टी लैंग्विस्टिक देश है, तो इससे क्या होता है, जब कई भाषाएं और कई संस्कृतियां भारत में रहती हैं, मतलब कई संस्कृतियां भारत में फॉलो होती हैं, तो कहीं ना कहीं पे ट्रांसलेशन में भी, खास करके ट्रांसलेशन पर उन संस्कृतियों का, उन भाषाओं का प्रभाव, या फिर एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों को समझने का जो माध्यम होता है वो भाषा ही होती है। और जब अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, तो विचारों का आदान प्रदान थोड़ा सा नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होता है, अनुवाद उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमारी बातों को आप तक पहुंचाता है और आपकी बातों को हम तक पहुंचाता है। यहाँ पर आप और हम का तात्पर्य है दो लोगों के बीच से, जैसे कोई व्यक्ति मलयालम का है और कोई व्यक्ति तमिल का है, तो तमिल और मलयालम बोलने वाले जो हैं आपस में अनुवाद का सहारा लेंगे, तब एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान कर पाएंगे, यानी वैचारिक विनिमय तभी संभव है जब वह अनुवाद का सहारा लेंगे। अच्छा, ऐसे अनुवादक में आजकल तो मोबाइल फ़ोन हो चुकी है, लेकिन पहले क्या होता था, आंसू अनुवाद की परंपरा थी। आंसू अनुवाद का मतलब होता है
कि एक व्यक्ति बगल में खड़ा रहेगा। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे नेता मंत्री का भाषण सुना होगा। अभी जिस भाषण में राहुल गांधी के ऊपर जो केस चल रहा है, क्या बोलते हैं उनको, सदस्यता से बाहर कर दिया गया है, संसद की सदस्यता से कुछ चीज़ें हुई हैं जो उनके ऊपर। तो वो जो भाषण वो दे रहे थे, आप देखिएगा राहुल गांधी जी, तो उसमें आप देखेंगे पहले वो बोल रहे थे हिंदी में, और उसका ट्रांसलेशन जो है जिस भाषा में बोल रहे थे जहाँ पर, उस भाषा में ट्रांसलेट करके एक व्यक्ति बोलता था। तो इसको बोलते हैं आंसू अनुवाद। तो पहले एक प्रकार से ऐसा ही अनुवाद होता था, सब अनुवादक हुआ करते थे, ठीक है, जो कि बगल में ही होते थे और जो बातें सामने वाला बोलता था उसकी बातों को समझ करके इसको बताते थे और इसकी बातों को समझ करके उसको बताते थे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो पहले थी। आजकल क्या हो गया, आज भी ये चीज़ें हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया है, मोबाइल फ़ोन में कंप्यूटर के माध्यम से तमाम प्रकार के अनुवादक ऐप आ चुके हैं, जिसमें आप अगर कोई चीज़ बोलते हैं तो तुरंत अंग्रेजी में बोलेंगे, और आप चाहें उसको अगर चाइना में सुनने के लिए तो चाइना में भी आपको सुनाई देगा, लिख करके भी देगा। गूगल ट्रांसलेटर ऐप ही आप देख लीजिए, ठीक है। तो कई प्रकार के ऐप दुनिया मतलब इसमें अवेलेबल हैं। खास करके मैं बताऊं, जो है प्ले स्टोर ऐप पर आप जाएंगे, कई प्रकार के ऐप आपको मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, डिक्शनरी तमाम प्रकार की मिल जाएंगी। तो ये सब कहीं ना कहीं पे अनुवाद में एक अच्छी भूमिका, जो मशीनीकरण हुआ है अनुवाद का, इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं पे चीज़ें हुई हैं। और जो वैचारिकता है, जो विचारों का विनिमय है, वो अनुवाद के माध्यम से ज़्यादा होता है। हम पूरे संसार के साहित्य के बारे में जान पाते हैं और पूरा संसार हमारी साहित्य के बारे में जानता है, पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं पे अनुवाद मेरे हिसाब से ही नहीं बल्कि संपूर्ण साहित्य के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है एक व्यक्ति के जीवन के लिए। और एक साहित्यिक की दृष्टि से देखें या साहित्यिक लोगों की दृष्टि से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है अनुवाद, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमको यही समझ लेना है, इंट्रोड्यूस हमको मतलब कि इंट्रोड्यूस करना है किसको। प्रश्न पूछेगा ट्रांसलेशन के बारे में आप बताएं, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री बताएं या इसका सिग्निफिकेंस बताएं, महत्व बताएं, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक आपका आएगा वो आएगा लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में बन सकता है और पूछा भी गया है। तो जब ये एक प्रकार से आपको बताऊँ, जब मुक्त ट्रांसलेशन जो होता है और एक होता है साहित्यिक ट्रांसलेशन। अच्छा, साहित्यिक ट्रांसलेशन साहित्यिक नियमों से बंधा हुआ होता है, जबकि जो मुक्त ट्रांसलेशन होता है जिसको आप बोलते हैं खास करके फ्री ट्रांसलेशन। तो मुक्त ट्रांसलेशन और लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है साहित्यिक ट्रांसलेशन, साहित्यिक अनुवाद, और मुक्त अनुवाद। मुक्त अनुवाद नियमों से मुक्त होता है, साहित्यिक बंधनों से मुक्त होता है, लेकिन साहित्य में साहित्यिक अनुवाद जो होता है थोड़ा जटिल होता है, थोड़ा कठिन होता है। उसको समझ पाना एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा कठिनता का आभास होता है, क्योंकि लिटरल अनुवाद करते समय, साहित्यिक अनुवाद करते समय एक अनुवादक को यह भी ध्यान देना होता है कि साहित्य का भाव क्या था। क्योंकि कोई भी रचना अगर पोइट्री में लिखी गई है, प्रोज में लिखी गई है, तो हूबहू जो लिखा है उसका वही अर्थ नहीं होता है। साहित्य में क्या होता है कि जो लिखा होता है उसका भावार्थ कुछ होता है, और भावार्थ अगर वो व्यक्ति नहीं समझ पाया, अनुवादक नहीं समझ पाया, तो फिर मटिया मेट हो जाना है। तो कहीं ना कहीं पे जैसे कि आप देखते हैं, टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी दो पत्थर हैं, मतलब एक पत्थर विथ वन स्टोन, एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना। अब ये इसका अर्थ हुआ, लेकिन इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ ये है कि टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब होता है कि एक जो है क्या बोलते हैं उसका, अरे एक तीर दो निशाना, एक तीर दो निशाना। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, इसका भावार्थ होगा मुहावरे में कि एक तीर दो निशाना। अब इसका अगर आप अर्थ लगाएंगे, एक एक शब्द का अर्थ निकलेंगे। टू किल मतलब दो मरी, ठीक है। टू बर्ड्स दो चिड़िया, विथ वन स्टोन किसके, एक पत्थर से। तो कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा सा अजीबोगरीब आपको नहीं लग रहा है? तो साहित्यिक अनुवाद करते समय आपको मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग चूंकि साहित्य में होता है, साहित्य में और भी चीज़ों का प्रयोग होता है जो कि आम लाइफ में नहीं होता है। तो मुक्त अनुवाद जो होता है वो अपेक्षाकृत साहित्यिक अनुवाद के थोड़ा सरल होता है। तो ये थोड़ा सा दोनों में थोड़ा आपको कंपैरिजन करके प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन लिटरल ट्रांसलेशन
एंड फ्री ट्रांसलेशन या लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन पर एक आप नोट लिखें या टिप्पणी लिखें, ऐसे प्रश्न करके आपसे पूछेगा, तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा। और इसके अलावा अगला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपका है कंप्यूटर या मोबाइल ट्रांसलेशन। आज वर्तमान पीढ़ी की बात की जाए, हर व्यक्ति हर भाषाओं को समझने के योग्य है। मैंने शुरुआत में आपको बताया ऐसे ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी भाषा को किसी भी भाषा में कन्वर्ट करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से आप किसी भी विचारों को, कोई भी ग्रंथ को, किसी भी नियम को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आजकल यही सारी चीज़ें आप देख ही रहे होंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और ज्ञानी बन रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से जब से ट्रांसलेशन होने लगा है तब से हर कोई विचारों को समझ पा रहा है। नहीं, पहले क्या होता था, अनुवादक होते थे और अनुवादकों में जो साहित्यिक अनुवादक होते थे वो विश्व के साहित्य की जो रचना होती थी उनके अनुवाद अलग अलग भाषाओं में किया करते थे। जैसे बाबरनामा का अनुवाद हो गया, रामचरितमानस का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया, महाभारत का अनुवाद हुआ, वेदों का तो दुनिया की सभी भाषा में अनुवाद हो गया, रामचरितमानस का भी लगभग सभी भाषाओं में, अधिकतर भाषाओं में अनुवाद किया गया। इसी प्रकार से जितने भी आप देखते हैं, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हों, चाहे वो साहित्यिक परंपरा के उच्च कोटि के ग्रंथ हो, जैसे कामायनी वगैरह हो गई, या जयशंकर प्रसाद की आंसू रचना हो गई, या फिर कबीरदास जिनने जो लिखा वो रचनाएं हो गई, तो उन सभी का अनुवाद जो है वो अंग्रेजी साहित्यकारों ने भी किया है और भी साहित्यकारों ने किया है। और अंग्रेजी साहित्यकार के जो बढ़िया लेखक हुए जैसे विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ठीक है, इन सभी की रचनाओं का हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है। तो कहीं और भी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो जो अच्छा करता है उसका अनुवाद पहले लोग करते थे, उसी के अनुवादक एक अनुदित ग्रंथ चलता है, आपको पता होगा हिंदी में अनुदित ग्रंथ। अनुदित ग्रंथ का मतलब होता है कि ट्रांसलेशन हो करके वो लिखा गया, मतलब ट्रांसलेट करके लिखा गया ग्रंथ जो है, किसी दूसरी भाषा में कोई ग्रंथ था उसका अनुवाद करके इस भाषा में लिखा गया है, उसी को बोलते हैं अनुदित ग्रंथ। ठीक है, तो मोबाइल और कंप्यूटर के आ जाने से थोड़ा सा साहित्यिक लोगों को या साहित्यिक जो बुद्धिजीवी हैं उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे रिलीफ ज़रूर मिला है। हालांकि मोबाइल और जो कंप्यूटर का एक प्रकार से जो अनुवाद होता है वो भावार्थ को समझने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं पे असफल सा जान पड़ता है, लेकिन फिर भी ये शाब्दिक अर्थों में पकड़ अपनी मजबूत रखता है। जैसे वैज्ञानिक शब्दावलियों का आपको अनुवाद करना है, पारिभाषिक शब्दावलियों का आपको अनुवाद करना है, लेकिन ये भावार्थों को, जैसे कि अगर पोइट्री का अनुवाद आप अगर इससे करवाएंगे तो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा और उसमें बहुत त्रुटियां आपको मिलेंगी। लेकिन साहित्यिक अनुवाद को अगर एक हम अलग रखें और मुक्त अनुवाद की बात करें तो उसमें ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आम बोलचाल की भाषा में आप हिंदी बोलते हैं, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो मेरी भाषा को आप अगर समझना चाहें तो बड़े ही आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं सीधे सीधे बात करूँगा और आप सीधे सीधे हमसे बात करेंगे, तो हमारे और आपके विचारों में मोबाइल और कंप्यूटर का जो ट्रांसलेशन होगा वो आपकी समझ में आएगा और आपका बात हमारे समझ में आएगा। लेकिन जब यही बात एक साहित्यकार के बीच में होगी तो हो सकता है वो चीज़ें उतने अच्छे तरीके से उसको समझ में ना आए जितने मुक्त ट्रांसलेशन में आती हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा जान लेना है, तो ये भी मैंने आपको थोड़ा बताया। आगे जो है आपका वो है द होम एंड द वर्ल्ड। द होम एंड द वर्ल्ड एक रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है, लेकिन इसका अनुवाद किया गया सुरेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। 60 समरी इसकी आपको पढ़ लेनी है और इसकी थीम्स पढ़ लेनी है। तो 60 समरी के बारे में मैंने आपको बताया था। और ये जो द होम एंड द वर्ल्ड जो रचना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, और इसमें खास करके आपको बताऊं, यह कहानी भारत की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। इसमें समकालीन जिस समय ये लिखा जा रहा था द होम एंड द वर्ल्ड, उस समय के वर्तमान परिवेश की जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उन राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में बताया गया है। जिस समय लिखा जा रहा था उस समय औपनिवेशिक भारत में, आपको पता होगा, अंग्रेज लोग जो है भारत में शासन कर रहे थे, भारत औपनिवेशिक चंगुल में जो है जकड़ा हुआ था। तो कहीं न कहीं पे उसी समय की रचना है और राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाता है यह उपन्यास। इसमें मुख्य रूप से निखिल और विमला पति पत्नी होते हैं। निखिल का एक मित्र होता है संदीप,
और निखिल की एक बड़ी मतलब एक बहन होती है, बड़ा रानी, और वो विधवा होती है। और इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द जो है कहानी, 3 मुख्य चरित्र कहानी का वर्णन करते हैं, साथ साथ कार्य करते हैं, और प्रत्येक की विभिन्न स्वभावोक्तियाँ जो है संपूर्ण उपन्यास में आपको मिलेंगी। संदीप जो है उसका बचपन का मित्र है, निम्न जाति का है, निखिल के मकान में रहता है, वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रबुद्ध नेता है वो, ठीक है। बिमला निखिल की पत्नी है। संदीप के करिश्मे और उसकी बात करने के प्रभावशाली तरीके की ओर आकर्षित हो जाती है वो। और इस प्रकार से पूरी समरी जो है, शॉर्ट समरी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो एक सेपरेट वीडियो इसकी चैप्टर 1 के नाम से, लेक्चर 1 के नाम से मैंने दी है, तो आप इसको देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो यही थोड़ा सा जान लेना है इसके बारे में। इसके बाद में जो आपको अगला पढ़ना है वो क्या पढ़ना है भाई, आपको अगला जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद जो है हिंदी के छायावाद के लेखक हैं, हिंदी के छायावाद के प्रतिनिधि और प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। छायावाद के 4 उन्नायकों में से एक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का नाम जो है छायावाद में ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में एक गद्यकार के रूप में भी प्रचलित है, और एक काव्य के रूप में, मतलब काव्यकार भी हैं ये। कामायनी जैसा महाकाव्य लिखने वाले व्यक्ति हैं। मेघदूत जैसी एक प्रकार से रचना भी इन्होंने लिखी, आंसू जैसी रचना भी इन्होंने लिखी। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की रचना की बात की जाए, अजात शत्रु नाटक भी इन्होंने लिखा। इसके अलावा चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कई प्रकार के नाटकों की रचना इन्होंने करी हैं, जो कि एक प्रकार से नाटक, कहानियाँ भी इन्होंने कई सारी लिखी हैं। जैसे कहीं और उपन्यास भी लिखा है इन्होंने, कई प्रकार का उपन्यास लिखा, कंकाल, तितली, इरावती तो अपूर्ण ही रह गई है। इन्होंने एक प्रकार से आपको बता दूं एकांकियों की भी रचना करी है, नाटकों की भी रचना करी है, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी बहुत सारी इनकी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद की अगर बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, और इसी आंसू का अनुवाद किया गया द गार्डन ऑफ लोनलीनेस। द गार्डन ऑफ लोनलीनेस के नाम से अनुवाद किया चार्ल्स एस.जे. व्हाइट महोदय ने। और यहाँ से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, आंसू रचना से, आंसू जो है हिंदी साहित्य का मेघदूत कही जाती है। आपको बता दूं आंसू रचना को हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है, और यही कारण है कि द गार्डन ऑफ लोनलीनेस माने होता है अकेलेपन का, आप माने होता है काकी के, और गार्डन माने होता है बगीचा, यानी कि अकेलेपन का बगीचा एक प्रकार से मान लीजिए। अकेलेपन के बगीचे से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, इसका तात्पर्य है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रकार से अकेलापन महसूस कर रहे थे छायावादी कवि। छायावाद के 4 उन्नायक थे, आपको पता होगा, प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा जी। और सभी की रचनाओं में आप कहीं ना कहीं पे देखिएगा कि उनकी रचनाओं में, चाहे जयशंकर प्रसाद की बात की जाए, कहते हैं कि आंसू में क्या कहते हैं, आंसू में इनकी रचना जब आप पढ़ेंगे तो कई प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और निराला को आप देखिएगा, दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। महादेवी जी को देखिएगा, मैं नीर भरी दुख की बदली, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो रचनाकार हैं छायावाद के, वो कहीं न कहीं पे अपनी विरह वेदना के माध्यम से संपूर्ण समाज की विरह वेदना को बताने का काम कर रहे थे। यानी यहाँ पर लेखक जो है स्व के माध्यम से अपने आंतरिक अनुभवों को जी करके वो दूसरे लोगों के दुखों के बारे में बताने का प्रयास करता है, और यही चीज़ आंसू में भी आपको दिखती है। इसीलिए इससे प्रश्न पूछा जाता है इसको लेकर के क्रिटिकल एप्रोसिएशन, यानी कि इसका जो है आपको आलोचनात्मक इसका मूल्यांकन देखना है। तो इसका मूल्यांकन इस दृष्टि से भी होता है कि एक पर्सनल पोइट्री है ये। पर्सनल पोइट्री मतलब होता है जयशंकर प्रसाद के स्व के बारे में, मतलब ये उनकी कहानी है, उनकी एक प्रकार से रचना है और उनके जीवन पर आधारित है। ये खास करके जो मेघदूत कही जाती है हिंदी साहित्य की रचना आंसू, ये एक प्रकार से इनकी खुद के जीवन की कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आंसू के बारे में आप लोगों ने जाना थोड़ा बहुत, ओके। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल चले। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना, मतलब इसके आलोचनात्मक चीज़ों के जो इसमें क्रिटिसिज्म कर सकते हैं थोड़ी सी आंसू की, इसको जान लेंगे। और ख़ास करके उसमें एक पर्सनल
पोइट्री के रूप में अगर हम देखें एज आ पर्सनल पोइट्री, आंसू जो एक प्रकार से रचना है इनकी उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक है आपका अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया ये रचना है भीषम साहनी की। भीषम साहनी हिंदी के माने जाने कहानीकार हैं। आपको पता होगा कम्युनल फीलिंग एंड टेंशन ऑफ द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये रचना जो है वो विभाजन के समय की रचना है। और भीषम साहनी का एक उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर आप गूगल पर पढ़ेंगे तो तमस उपन्यास भीषम साहनी का है। वो भी पार्टीशन की विशद त्रासदी है, पार्टीशन से रिलेटेड है। और चूंकि भीषम साहनी जिस समय लिख रहे हैं वो पार्टीशन का ही समय है, उस समय हिंदू मुस्लिम और एक प्रकार से पाकिस्तान भारत इस प्रकार की बातें होती है, झगड़ा लड़ाई सांप्रदायिकता अपने चरम पर होती है। और कहीं न कहीं पे कहा भी गया है कि जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है और साहित्य समाज को प्रभावित करता है, समाज साहित्य को भी प्रभावित कर तो साहित्य समाज को प्रभावित करता है, समाज साहित्य को भी प्रभावित करता है। तो यही कारण है कि कोई भी कवि या कोई भी लेखक के बारे में जब आप जानते हैं तो वहाँ पर आपको तत्कालीन जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो सिचुएशंस होती हैं उस समय की, उन सिचुएशंस के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि तत्कालीन स्थितियों का प्रभाव लेखकों पर, कवियों पर अवश्य पड़ता है, उससे कोई बच नहीं सकता। और ख़ास करके साहित्यिक मामलों में तो उससे बचना दैट इज इम्पॉसिबल, असंभव सा जान पड़ता है। जो वर्तमान में चल रही चीज़ें होती है, जैसे आजकल के जो कवि हैं या लेखक हैं जो नए नए बन रहे हैं, आप देखिएगा वो एक प्रकार से आज की वर्तमान जो परिवेश है या हिंदू मुस्लिम की जो एक प्रकार सांप्रदायिकता है उस पर लिख रहे हैं, या एक प्रकार से अपने धर्म की बुराई करने का ट्रेंड आजकल चल पड़ा है तो वो लिखते हैं बहुत सारे लोग। और इसी प्रकार से कई प्रकार के कुछ लोगों पर तो एक प्रकार से कहीं न कहीं पे जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका प्रभाव है, तो हिंदू संस्कृति को बुरा भला कहते हैं और इसी में अपनी रोजी रोटी चलाते रहते हैं। तो ये क्या होता है कि अमृतसर आ गया जो रचना है भीषम साहनी की रचना है, ये रचना पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय की रचना है। और इसमें कम्युनल फीलिंग है, सांप्रदायिक जो एक प्रकार से फीलिंग्स होती हैं, अनुभव हैं, वो आपको यहाँ पर सांप्रदायिकता दिखेगी। इसके अलावा उसी का टेंशन भी आपको दिखेगा पार्टीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय की चीज़ें हैं, ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो रचना है भीषम साहनी की, वो भी एक प्रकार से इनकी हर रचनाओं में आप देखिएगा पार्टीशन के कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। और जैसा कि आपको पता है भीषम साहनी जो है उनकी रचना जो अमृतसर आ गया है, ये रचना भी कुछ इसी प्रकार की रचना है। और इसमें रेल के डिब्बे में यात्री अधिक नहीं होते हैं और उस समय एक प्रकार से लेखक के सामने ही यानी भीषम साहनी भी उस रेल के डिब्बे में यात्रा कर रहे होते हैं और सामने वाली सीट पर एक सरदार जी बैठे होते हैं जो कि बर्मा यानी जो म्यांमार देश है उसमें युद्ध में भाग ले चुके थे और वो अपने युद्ध का अनुभव जो है ट्रेन में सुना रहे थे। आपको पता होगा ट्रेन में लोग ऐसा ही करते खास करके, तो वो भी वही कर रहे थे सरदार जी। और आप देखिएगा डिब्बे में 3 पठान व्यापारी भी थे और उनमें से एक जो ऊपर वाली सीट पर बैठा था हंसमुख स्वभाव का था, वह उस दुबले पुतले बाबू से जो एक दुबले पतले बाबू भी थे उसी में बैठे थे, उनसे मजाक कर रहा था। जो मेरे पास बैठा हुआ था जो दुबला पतला बाबू था, बाबू भी पेशावर रहने वाला प्रतीत होता था, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि वो पास्तु भाषा बोलता था और एक बुढ़िया के सिर ढके कोने में बैठी एक प्रकार से वो क्या कर रही थी, तसर्रफ पढ़ रही थी। वो एक प्रकार से एक बुढ़िया थी। तो एक प्रकार से वो रेल धीमी गति से चल रही थी और इसी से जो है इस खास करके इस लघु कथा का प्रारंभ होता है। और आप देखिएगा कि बाद में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा सरदार जी जो है और जो पठान है उनसे थोड़ा गहमी गहमा भी हो जाती है और भी चीज़ें होती इसमें, पूरा का पूरा चर्चा करेंगे हम इन मुद्दों पर। तो ये अमृतसर आ गया, ये रचना में आपको कम्युनल फीलिंग जो उसकी है और टेंशन जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया की उसको जान लेना है। पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम की ये रचना है और उसकी उस समय की कम्युनल फीलिंग और उस समय की टेंशन जो थी उसके बारे में इस
रचना से या इस चीज़ से जो आपने पढ़ा इससे क्या आपको समझ में आया, इसको आपको बताना है। प्रश्न यहीं से आपसे बनने वाला है। अगला जो टॉपिक है आपका द हंट। द हंट जो रचना है महाश्वेता देवी की है और इसकी आपको समरी पढ़ लेनी है और शॉर्ट समरी पढ़नी है। द हंट जो रचना है इसकी अगर बात की जाए तो द हंट रचना बड़ी छोटी सी रचना है। आपको बता दूं द हंट की अगर बात की जाए तो ये महाश्वेता देवी की रचना है और इम्पोर्टेंट इसलिए चूँकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और द हंट की अगर बात की जाए तो ये छोटी सी रचना है, लेकिन इसमें खास करके एक कबायली लड़की होती है, ग्रामीण लड़की है, उसका नाम मेरी होता है। उसको एक लकड़ी के लट्ठों का ठेकेदार जो होता है वो परेशान करता है बार बार और उसको अपना शिकार बनाना चाहता है। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा उस लकड़ी के ठेकेदार का नाम तहसीलदार होता है और वो एक प्रकार से खास करके लकड़ी के लट्ठों के अधिकार खरीदने के लिए वो लड़की के गांव भी आ चुका है। और जब उसने मेरी को देखा तो मेरी चूँकि सुंदर थी तो उसकी नीयत बिगड़ जाती है, वह उसको भ्रष्ट करने का प्रयास करता है, ठीक है, उसके साथ संबंध बनाने की चेष्टा करता है गलत तरीके से, ठीक है। और फिर क्या होता है कि वह उसका विरोध करती है मेरी, और विरोध करते करते क्या होता है वो आत्मरक्षा में क्या करती है उसको मार भी देती है। और जो लड़की एक प्रकार से झगड़ा लड़ाई करने में उतना विश्वास नहीं रखती है लेकिन हर काम करने में उत्तीर्ण है, लोग उसकी बड़ाई करते हैं, बाज़ारों में हर जगह पर उसकी बड़ाई होती है इस लड़की की, मेरी की, लेकिन वही लड़की एक प्रकार से क्या करती है उसको मार देती है और अहिंसक भी हो जाती है कहीं ना कहीं पे। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि मतलब आत्मरक्षा में उसने उस तहसीलदार को मार गिराया, ठीक है। ये इस रचना में आपको मिलेगा। द हंट रचना है महाश्वेता देवी की रचना है। आपको बता दूं कि जब क्या होता है कि ये रचना जो है कहीं ना कहीं पे एक मेरी लड़की खास करके जो शारीरिक रूप से एक मजबूत लड़की है, उसके अंदर क्षमता है हर काम करने की, वह जो है खास करके वो क्या करती है, वो लगातार आप देखते हैं कि सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। और कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि ये रचना जो है वो मेरी के ऊपर है और मेरी जैसी तमाम सारी लड़कियां हैं जिनके मतलब कि मेरी के माध्यम से उन सभी लड़कियों की स्थिति के बारे में बताने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पे वो किसी न किसी का शिकार बन रही हैं। और द हंट एक महिला की स्पष्ट एवं साहसिक कहानी है जो पुरुष के कामुक आक्रमण और उत्पीड़न का शिकार है। वह अपनी उत्पीड़न का अंत करके अपना बदला लेती है और निश्चित तौर पर यही उद्देश्य भी इस कहानी का झलकता है महाश्वेता देवी की रचना द हंट का। अगली जो रचना है आप देखिएगा यहाँ पर लिखी हुई है आधे अधूरे। आधे अधूरे की अगर बात की जाए तो आधे अधूरे जो रचना है वो मोहन राकेश की रचना है। मोहन राकेश की अगर हम बात करते हैं भैया, मोहन राकेश की अगर हम बात करें मोहन राकेश की, तो मोहन राकेश जो है इनकी रचना कौन सी भाई, एक मिनट की, मोहन राकेश की रचना है आधे अधूरे। इसको हालवे हाउस के नाम से अनुवाद किया गया। मोहन राकेश की रचना है। फैमिली डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड है। इसमें पारिवारिक जो एक प्रकार से चीज़ें हैं, पारिवारिक मतभेद से लेकर के पारिवारिक तनाव से लेकर के पारिवारिक संस्कृति, पारिवारिक एक प्रकार से संबंध, इन सभी के बारे में रचना है आधे अधूरे और इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट है। आधे अधूरे के लेखक जो मोहन राकेश हैं ये बहुत बड़े नाटककार हैं और खास करके सावित्री इसकी मुख्य नायिका है और सावित्री का कैरेक्टरिस्टिक्स भी कैरेक्टर भी पूछा जा सकता है, उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इसको कहते हैं विशेषता को। और उसकी कैरेक्टर का जो विशेषता है यानी कि जो चारित्रिक विशेषताएं हैं वो आपको खास करके देखने को मिलेंगी, यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है। तो आधे अधूरे नाटक की जो स्त्री पात्र है वो है सावित्री और उसके बारे में आपको थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है। और फैमिली डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड है ये रचना। और कहीं ना कहीं पे ये प्रश्न पूछेगा कि फैमिली डिसइंटीग्रेशन के बारे में बताएं आधे अधूरे की, तो ये थोड़ा सा आपको जान लेना है। इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है भैया, इसके बाद में भी आपको अगला जो टॉपिक है वो है कन्यादान। कन्यादान विजय तेंदुलकर की रचना है। हाइलाइट्स ऑफ द क्लास डिवाइड यानी वर्ग संघर्ष और वर्ग विभाजन पर आधारित रचना है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जान लेना है और ख़ास करके इसके जो
मुख्य पॉइंट्स हैं वो खास करके उसी को आपको हाईलाइट करना है, क्लास डिवाइड को। ठीक है, तो क्लास डिवाइड के बारे में रचना क्या बताती है इसको थोड़ा जान लेंगे, थोड़ा समरी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको समरी पढ़ने के लिए मैं एक जुगाड़ बताता हूँ। आप लोग गूगल तो आपके सभी के फ़ोन में होगा, आप तुरंत क्या करेंगे, जैसे मैंने टॉपिक बताया तो इन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए और इन टॉपिक्स के बारे में कैसे सर्च करेंगे। आप लिखेंगे कन्यादान विजय तेंदुलकर हाईलाइट्स द क्लास डिवाइड, या आप लिखेंगे कन्यादान बाई विजय तेंदुलकर इन हिंदी शॉर्ट समरी। आप लिखेंगे तुरंत गूगल पर आपको हिंदी में शॉर्ट समरी मिल जाएगी। 10 मिनट लगेगा आपको पढ़ने में, 10 मिनट में 1 पन्ने की 1.5 पन्ने की शॉर्ट समरी पढ़ लीजिएगा। पूरा उत्तर आप कोई चीज़ पूछेगा, कोई भी प्रश्न पूछेगा, आप बड़े ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे जब आप पढ़ लेंगे। इसी प्रकार से आधे अधूरे नाटक यानी हाफ बे हाउस जो है इसके बारे में भी आप शॉर्ट समरी पढ़ लीजिएगा। इसी के अलावा द हंट की शॉर्ट समरी पढ़ लीजिएगा, अमृतसर आ गया की शॉर्ट समरी पढ़ लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद की जो आंसू इसकी शॉर्ट समरी पढ़ लीजिएगा, द होम एंड द वर्ल्ड की पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इन सभी की शॉर्ट समरी अगर आप पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाएगा तो आप उसको समझ पाएंगे और उसको जान पाएंगे। ये जरूर कर लीजिएगा। आप एग्जाम में आपको बता दूं कि एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है अगर आप जो मैं बता रहा हूं इस ऐसे आप तैयारी कर लेंगे तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस के बारे में। ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस हिंदी से इंग्लिश, किसका, गद्य का, यानी कुछ गद्यात्मक चीज़ें होती हैं उन्हीं का आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ना है, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद पढ़ना है। आपको बता दूं जैसे कि कई प्रकार के अनुवाद आपने देखा होगा, जैसे कि अनुवाद में आपको पढ़ना है, मैं अनुवाद अगर आप कहेंगे तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा इसकी, अगर आपके कमेंट आएंगे ज़्यादा तो मैं इसके एक प्रकार से वो करवा दूंगा। जैसे कि आप एक्सरसाइज नंबर 1 जैसे कि आप देखेंगे या 2, इसी प्रकार से कई एक्सरसाइज हैं कई प्रकार के, जैसे कि अलग अलग जगहों से पूछ सकता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि जैसे सम्राट जहांगीर अपने न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी में आपको अनुवाद करना है, पूरा ऐसे एक पैराग्राफ देगा। ठीक है, कि और वे आगरे के किले के बाहर एक जंजीर लटकी रहती थी उनके, जो मनुष्य न्याय चाहता था वह बस जंजीर को खींच लेता था और सम्राट के कमरे में घंटी बज जाती थी। ऐसे करके थोड़ा लंबा होगा और उसका आपको अनुवाद करने के लिए देगा। ठीक है, तो आपको उसका अनुवाद कैसे करना रहेगा, जैसे आप लिखेंगे द इम्पीरियर जहांगीर वाज वेल नोन फॉर डिफेंसिंग जस्टिस, देयर वाज अ चेन डैंगलिंग आउटसाइड द आगरा पोर्ट। इस प्रकार से आप इसकी अंग्रेजी में मतलब उसकी व्याख्या करेंगे, अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो इस प्रकार से जो गद्यात्मक रचना होंगी उनका अनुवाद आपको करना है। जो हिंदी में पहले लिखा हुआ आपको मिलेगा, हिंदी से अंग्रेजी में आपको करना है। ठीक है, हिंदी से आपको अंग्रेजी में करना है और ट्रांसलेशन प्रैक्टिस आपको एक करना पड़ेगा। इंग्लिश में दिया होगा पैराग्राफ, इंग्लिश का हिंदी में, तो उसमें भी 2-3 को आप अगर पढ़ लेंगे, ठीक है, ये होगा आपके इंग्लिश और हिंदी डिक्शनरी आपकी कितनी मजबूत है उसी के अकॉर्डिंग। और थोड़ा सा अगर आप इसको जान प्रैक्टिस देख लेंगे अपने बुक वगैरह में या अपने सीरीज में, तो कुछ दिया होगा तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इसकी। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं 1 आध प्रैक्टिस 2 प्रैक्टिस करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है, और इसी प्रकार से पोइट्री में भी है, पोइट्री में भी ट्रांसलेशन प्रैक्टिसेस जो है हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में आपको देखना है। पोइट्री में जैसे आपसे पूछ सकता है कि अब मैं आपको बताऊं, कई जैसे पद्य हैं, बड़े अच्छे अच्छे पद्य हैं, मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। जैसे कि जैसे आप बोलते हैं कि चांद मध्यम है आसमां चुप है, चांद मध्यम है आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। क्या कहा मैंने कि चांद मध्यम है आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, द मून इज डाइम, द स्काई इज मॉडेस्ट, द वर्ल्ड हैज गॉन टू स्लीप एंड रेस्ट। तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि चांद, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता होगा कई बार सोचा, जैसे एक शेर शायरी जो होती है वही सब आपको मिलेगी और इसी को आपको अंग्रेजी में बात करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप इसको कर पाएंगे। जैसे है कि कई बार सोचा प्यार में खो जाऊं, कई बार सोचा प्यार में खो जाऊं। अब इस लाइन की मीनिंग क्या होगी, कई बार सोचा प्यार में खो जाऊं। मेनी टाइम्स आई थॉट, कई बार, मेनी टाइम्स आई थॉट, मैंने सोचा, कई बार सोचा, मैं
खो जाऊं, कई बार सोचा प्यार में खो जाऊं। अब यहाँ पर आई थॉट यहाँ पर आ गया, मैंने सोचा, ये बात चूंकि यहाँ पर लिखा नहीं मैंने सोचा, लेकिन चूंकि भावार्थ आपको समझना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे मेनी टाइम्स आई थॉट ऑफ फीलिंग इन लव टू लूज माई सेल्फ, यानी कई बार सोचा मैं प्यार मतलब कि प्यार में खो जाऊं, जीवन भर के लिए किसी का हो जाऊं, सब ने मुझे पुकारा भी, मैं थोड़ा सा दिल हारा भी, पर जिसकी मुझे तलाश थी वह तुम हो, वह तुम हो। मेनी टाइम्स आई थॉट ऑफ falling in love to love myself and be somebody's for life in love. They all called for me to return. I also paused for a moment to turn. But when यानी पर जिसकी मुझे तलाश थी वह तुम हो, वह तुम हो। But when I searched for are you, only you. तो ये जो है कहीं ना कहीं पे आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपसे ये भी पूछ सकता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इस प्रकार से आपसे पूछा गए चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो इस प्रकार से छोटी छोटी रचनाएं जो लिखी गई, चाहे हिंदी की हैं या अन्य चीज़ों की, मतलब शेरो शायरियाँ, वहीं से आपसे कविताओं से छोटी छोटी आपसे अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए देगा और अंग्रेजी की हिंदी में देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा जान लेना है और पढ़ लेना है। प्रैक्टिसेस आप कहेंगे तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक रचना और है यहाँ पर, पिंजर रचना जो है ये अमृता प्रीतम की है। इसकी भी आपको समरी थोड़ी सी पढ़ लेनी है, एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है। हालांकि पिंजर और द वर्ड एंड द होम एंड द वर्ड, इसमें से दोनों में से किसी एक से ही प्रश्न आएगा, मतलब इसमें से दोनों से आर करके आएगा। तो चाहोगे तो आप ये करें और चाहें तो उसके स्थान पर आप ये भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोनों आर करके दिया गया है, एक ही पढ़ना दोनों में से। तो दोनों में से जब भी कोई प्रश्न आएगा तो आर करके आएगा, मतलब अथवा करके दिया रहेगा। तो चाहे आप पिंजर अमृता प्रीतम की रचना की समरी या जो भी पूछा जाएगा वो लिखेंगे, या रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, या उनकी थीम्स जो रचना है उसकी मुख्य विषय क्या है वो सब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे अंग्रेजी के। आप लोगों लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी अंग्रेजी के बारे में कुछ बताएं, अंग्रेजी के बारे में कुछ बताएं। मैं चर्चा करूंगा, आप कहेंगे तो और भी चीज़ों के बारे में। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है, इंग्लिश का लिखित मॉडल पेपर भी मैं दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो आप लोग जो है इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इससे बाहर आपका कुछ आने वाला है नहीं, तो बस आपको 10 मिनट इसमें देना है। 10 क्या 20 मिनट में आपको यहीं पर बता दूं आज पूरी तैयारी आपकी कितनी होनी है। बस 2 मिनट और रुकिएगा। देखिए 20 मिनट इसको आप लगेगा आधे अधूरे को पढ़ने में पूरा। इसके अलावा 20 मिनट ही लगेगा कन्यादान को पढ़ने में, इसकी शॉर्ट समरी। ठीक है, इसके अलावा ये प्रैक्टिसेस जो है लगभग इसको छोड़ दीजिए आप, इसको तो लगातार डेली आप जो है अगर 20-20 मिनट देंगे, दिन क्या मतलब डेली, मैं अभी से बता रहा हूँ कि 20 मिनट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इन ट्रांसलेशनों की, ठीक है, 5 मिनट इसकी 5 मिनट इसकी, मतलब एक अगर डेली पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाना है। इसके अलावा 20 मिनट अगर आप पिंजर को दे देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। इसकी आपको बस शॉर्ट समरी पढ़ लेनी, पूरी कहानी बस आपके दिमाग में चलेगी, तो आप बना करके भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा लिखित परीक्षाओं में। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं में तो आधा प्रश्न ही पूछ लेता है इसके ट्रांसलेशन, जैसे कि यहाँ पर है द होम एंड द वर्ड, इसके लेखक कौन है तो आप बताएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। आपसे ये पूछेगा कि इसका ट्रांसलेशन किसने किया तो आप बताएंगे सुरेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। ठीक है, यही सब पूछेगा। इसके कौन से पात्र हैं, चरित्र चित्रण, जैसा ये पात्र पूछेगा, ये पात्र के बीच में संबंध पूछेगा कि ये उसके मित्र थे या भाई थे या जो है प्रेमी थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। तो आपको बस उसमें क्या करना है, बस अगर आप कहानी आप पढ़े रहेंगे तो आपका सारा संबंध क्लियर हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा, ये तो आपके रचना और रचनाकारों के नाम यहाँ पर आपके हो गए, तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में आप लगभग 1 घंटा अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर ट्रांसलेशन के बारे में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में ये पूरा ये इंक्लूडेड कंप्यूटर मोबाइल ट्रांसलेशन, इसको भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इसी 1 घंटे में। इसके अलावा ये आप होम एंड द वर्ड की रचना के लिए आप मेरी वीडियोस है 1 घंटे की, उसमें मैंने पूरा बता दिया है, तो उसकी समरी आपको कहीं से ज़रूरत नहीं पढ़ने की, आप उसमें
आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। और मैं सोचूंगा, मैं प्रयास करूंगा कि आपके एग्जाम से पहले पहले जिनकी लिखित परीक्षाएं होनी है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिनकी लिखित होने वाली है या अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं भी लंबे हैं, उनको लेकर के मैं इन सभी रचनाओं की शॉर्ट समरी के बारे में कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करूंगा। उसकी की पॉइंट्स के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि कहाँ से प्रश्न परीक्षा में आते हैं और उनके उत्तर को कैसे लिखना होता है, इस पर मैं चर्चा करने का अवश्य प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोग बस इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उसी हिसाब से आगे का काम आपका होना है। तो आप बस इस वीडियो पर फोकस करें। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू पर चर्चा कर देंगे अगर आप कहेंगे तो। इसके अलावा अमृत सर आ गया। तो इन सभी रचनाओं को आपको 20-20 मिनट 33 मिनट दे देना है। बस आपकी शॉर्ट समरी पढ़ लेनी है, पूरा कहानी आपके दिमाग में चलेगी। निश्चित तौर पर आप मानिए, आप एकदम से सबसे अव्वल दर्जे की तैयारी आपकी रहेगी। और विश्वास मानिए, शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा से आपको ऐसी रणनीति बताता है और रणनीति के तहत अगर आप चलेंगे निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, क्योंकि रणनीति ही निर्णायक है। किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग, उसकी जो एक प्रकार से योजना होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। कोई भी काम अगर आपको करना है, सबसे पहले उसका प्रारूप यानी उसका ड्राफ्ट आपको बनाना चाहिए। ड्राफ्ट बनाने के बाद में फिर आपको उसी पैटर्न पर आगे बढ़ना चाहिए। बिना ड्राफ्ट के अगर आप चलेंगे तो वैसे समझिए जैसे बिना पटरी के रेल चल रही है और पलट जाएगी। तो रेल पलटती है बिना पटरी के, इसी प्रकार से आप जब बिना रणनीति के आगे बढ़ते हैं तो आपकी पलटने की संभावना बहुत ज़्यादा है। जाम भी लगेगा, आप पलट भी जाएंगे, खतरा भी महसूस होगा। तो आपको मैं बार बार सजेस्ट कर रहा हूं कि इन चीज़ों को आप अवश्य, जो मैं रणनीति बता रहा हूं, इसी रणनीति को फॉलो करें और इस रणनीति के द्वारा आप आगे बढ़े। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगर आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, अपने माता पिता का नाम, अपने घर वालों का नाम, अपने टीचर्स का नाम रोशन करेंगे। और मुझे खुशी तब होती है जब आप कहते हैं, कमेंट करके करते हैं आकर के कि सर जी आपके द्वारा बताया गया हमारे विश्वविद्यालय में सारा का सारा आया, 90% आया, सब का सब आपने, लगता है कि आपने पेपर सेट करा था। तो बड़ी खुशी होती है कि जो मैंने मेहनत करी वो सफल हुई। और मेहनत अगर आप करेंगे निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और मैं विश्वास कहता हूँ, सच्चे मन से, सच्चे लगन से, दृढ़ संकल्प, पक्की इरादा से जो काम किया जाता है पूरे संसार का, कोई भी काम हो, वो काम प्रतिफल अवश्य देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तो कर्म अगर आपका सही है, अगर आपका रणनीति सही है, तो आप कहीं ना कहीं पे तो पहुँचेंगे। ना करने वाले से करने वाला बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर करना ही है आपको तो आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करें, कहने का मतलब ये है। और अब आपको थोड़ा रणनीतिक पढ़ाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, और जो कि एक प्रकार से इस टाइप की परीक्षाओं के लिए, बीए वगैरह के लिए, अभी तक मेरे हिसाब से इस रणनीति के बारे में आपको शायद ही पता रहा हो। आप लोग ऐसे 1-2 दिन में पढ़ करके निकल जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा समय देंगे तो आपके ही जीवन में उपयोगी होगा। और बीए के छात्राओं के लिए जो इज्जत की भावना होती है, लोग नहीं देते हैं समाज में कि बीए कर रहा है, बीए मतलब यार बेकार चीज़ है, लोग हीन भावना से देखते हैं। और ख़ास करके लड़कियां गांव की जो होती हैं, बीए ही करती, बेचारी पढ़ने जा नहीं पाती हैं, उनके पिताजी लोग भेजते नहीं हैं गांव से बाहर उनको पढ़ने के लिए। कुछ लोग तो भेजते हैं, कुछ लोग नहीं भेजते हैं। तो जो भेजते हैं वो बीएससी वगैरह करती हैं या बीटेक करती हैं या अन्य प्रकार के बड़े बड़े कोर्सेज करती हैं। और जो नहीं पढ़ पाती बेचारी, उनका ग्रेजुएशन में गांव से किसी कॉलेज से फार्म डाल दिया, उसमें एक को दिन क्लास भी नहीं होती है, टीचर आता ही नहीं है, वैसे फीस जमा कर दो, पेपर देने चले जाओ, बस काम हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उनका जीवन लगभग बोरिंग लगने लगता है। और इसी बोरिंग को एक प्रकार से हटाने के लिए और आपको आपके नॉलेज में परिवर्तन करने के लिए, आपके जीवन को एक प्रकार से अच्छा बनाने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके बीच हमेशा रहेगा। और निश्चित तौर पर मैं इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ। धन्यवाद। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।